हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी को एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन वे पर। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जैनिज्म और बौद्धिज्म कवर किया था। उसके नोट्स आप लोगों ने बना लिए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करके चल रहा हूं। अगर नहीं बनाए हुए हैं तो अभी भी आपके पास समय है। वीकेंड आ चुका है। आज की क्लास के बाद आपको 2 दिन आराम से मिलने वाले हैं। वहां पर आप अपने नोट्स मेंटेन कर लीजिएगा। क्लास के साथ आपको बाद में एनोटेशन पीडीएफ भी अपलोड हो जाती है। जहां पर क्लास का ऑप्शन आता है वहीं पर आप नीचे देखोगे पीडीएफ का ऑप्शन रहता है, तो वहीं से आप उसको डाउनलोड कर लिया करिए। कल की क्लास में या फिर उससे पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन कवर किया, जहां पर हमने बिल्कुल बेसिक से लिया कि कहां से इंसान की उत्पत्ति हुई, कैसे स्टोन एज आया, स्टोन एज में इंसानों ने किस तरीके से पत्थर का यूज किया, और उसके बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम लोगों ने कवर किया। उसके बाद फिर हम लोगों ने वैदिक पीरियड को कवर किया, जहां पर हमने देखा कि हमारे वेदों की संरचना किस टाइम पर हुई है। अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड दोनों के बीच का अंतर क्या है, अलग अलग एस्पेक्ट से उसके डिफरेंसेस देखे। उपनिषद क्या है, वेदांग क्या है, वेदांत क्या है, इन सब को पढ़ने के बाद लास्ट क्लास में हम लोगों ने जैनिज्म और बौद्धिज्म को कवर किया। ओवरऑल हम लोग यहां तक आ गए थे। आपको याद होगा लेटर वैदिक पीरियड में मैंने आपको बताया था कि धीमे धीमे करके साम्राज्यों का प्रचलन आ गया। धीमे धीमे करके राज्य महाराजाओं ने अपनी टेरिटरी बढ़ानी स्टार्ट कर दी। एक होड़ सी लगने लगी कि किसके पास कितनी बड़ी जमीन है, या फिर कौन कितनी बड़ी जमीन का सबसे बड़ा एम्परर है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन किंग एंड एम्परर? किंग और एम्परर के बीच का अंतर क्या है? किंग अपनी डायनेस्टी का किंग होता है, जबकि मल्टीपल डायनेस्टीज के किंग जिसको रिपोर्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड एम्परर। आप ये बोल सकते हो कि एक एम्परर के अंडर में कई सारी डायनेस्टीज होती हैं। ठीक है, तो आज की बात यहां से स्टार्ट हो रही है एंशिएंट डायनेस्टीज के ऊपर। प्राचीन काल में कौन कौन सी डायनेस्टीज थी, उनमें से जो इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज हैं उनको हम लोग एक एक करके कवर करते हुए चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जहां पर आज बात करने वाले हैं, दिस इज मगध अंपायर। अब मगध अंपायर कहां पर हुआ करता था? यह भारत की टेरिटरी है। भारत में आज की डेट में सेंट्रल इंडिया आप बोल सकते हो। ओवरऑल आप यहां पर देख सकते हो, यह बिहार वाला रीजन हो गया, इसके बाद मध्य प्रदेश वाला रीजन, ऊपर ये उत्तर प्रदेश वाला थोड़ा हिस्सा, ये एक्चुअली मगध अंपायर कहलाता था। मगध का उल्लेख केवल आज की किताबों में ही नहीं है, रामायण और महाभारत इन दोनों में भी मगध का उल्लेख किया गया है। इवन महाभारत में तो और ज्यादा किया गया है मगध का उल्लेख। मगध अंपायर का टाइम पीरियड 684 बिफोर क्राइस्ट से लेकर 322 बिफोर क्राइस्ट तक जाना जाता है। इस अंपायर के अंडर में 3 डायनेस्टीज ने रूल किया हुआ है, मतलब 3 वंशों ने यहां पर शासन किया हुआ है। ये 3 वंश कौन कौन से हैं? पहली हर्रेक डायनेस्टी, दूसरी शिशुनाग डायनेस्टी, और तीसरी है नंद डायनेस्टी। आई होप मेरी आवाज तो सभी तक पहुंच रही है प्रॉपर। यहां तक सभी को क्लियर है? हाँ जी। तो मगध अंपायर के अंदर हमें पढ़ना है किसको? हर्यक डायनेस्टी, शिशुनाग और नंद डायनेस्टी, जिसमें से हर्यक डायनेस्टी का टाइम पीरियड करीब करीब 558 से लेकर 412 बिफोर क्राइस्ट तक माना जाता है। अब कई लोग कहेंगे कि सर मगध अंपायर की शुरुआत तो 684 बिफोर क्राइस्ट से शुरू हो गई है, तो फिर हर्यक डायनेस्टी 558 से क्यों शुरू हो रही है? इसका एक सबसे बड़ा रीजन है एविडेंसेस। एंशिएंट में मैंने आपको पहले ही बताया है कि एंशिएंट हिस्ट्री सबसे आसान इसीलिए है क्योंकि यहां पर एविडेंसेस ही हमें बहुत कम मिलते हैं। यही कारण है कि जब साक्ष्य ही हमें कम मिल रहे हैं तो पढ़ने के लिए भी हमारे पास बहुत कम दस्तावेज हैं या डॉक्यूमेंट है। अल्टीमेटली कहीं कहीं पर यह लिखा हुआ है कि मगध अंपायर करीब 684 बिफोर क्राइस्ट के आसपास से शुरू हो गया होगा, लेकिन 684 से लेकर 558 बिफोर क्राइस्ट तक कौन राजा रहा इसके क्लूज हैं ही नहीं। यही कारण है कि जहां पर दूसरी तरफ हर्यक डायनेस्टी का हमें जिक्र मिलता है, वहां पे हमें पता लगता है कि इस वंश की शुरुआत 558 बिफोर क्राइस्ट से हुई होगी। तो ओवरऑल हम ये मान के चलते हैं कि 684 से लेकर 322 बिफोर क्राइस्ट तक का जो टाइम पीरियड है ये मगध अंपायर में है, और उसके अंदर इन 3 वंशों ने शासन किया है, और एविडेंसेस के बेसिस पर 558 से लेकर 412 बिफोर क्राइस्ट तक हम हर्यक वंश का टाइम पीरियड मानते हैं। देन शिशुनाग, ये 412 से लेकर 344 बिफोर क्राइस्ट तक इन्होंने शासन किया है,
और इनके बाद आएगी नंद डायनेस्टी, जिन्होंने 22 साल तक शासन किया है, 344 से लेकर 322 बिफोर क्राइस्ट तक, मतलब पूरे 22 साल ही होते हैं, आप देख लीजिए यहां पर। तो इन तीन वंशों को हमें पढ़ना है। इनके बारे में बहुत ज्यादा एविडेंसेस नहीं है, बहुत ज्यादा कहानियां नहीं है, लेकिन हां, इनके एविडेंसेस से हमें यह पता लगता है कि इस टाइम पर आखिर भारत में किस तरीके से प्रशासनिक व्यवस्थाएं चल रही थी। इससे हमें यह पता लगता है कि इस टाइम पर भारत के प्रांतों में जो राजे महाराजे होते थे, उनका मैनेजमेंट किस तरीके का होता था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हर्यक डायनेस्टी की बात करेंगे। हर्यक डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? तो यह था बिंबिसार। कौन था? फाउंडर था बिंबिसार। 558 से लेकर 491 बिफोर क्राइस्ट तक का टाइम पीरियड है। बिंबिसार जो था, इसके पिता का नाम था भट्टी। तो भट्टी के बेटा बिंबिसार, जिसने सबसे पहले मगध के अंदर अपने एक वंश की स्थापना करी, या आप बोल सकते हो सबसे पहले यह वो व्यक्ति है जिसने मगध के अंदर अपनी एक सेना के बेसिस पर डायनेस्टी बनाई, अपना एक पूरा राजवंश तैयार किया, जिसका नाम है बिंबिसार। यह एक जैन राजा था, मतलब आप बोल सकते हो जैन धर्म में मानने वाला था, क्योंकि इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने यही पढ़ा है कि यह वो टाइम पीरियड चल रहा है जहां पर जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही मध्य भारत में एंड इवन मगध वाले रीजन में एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में आपने यही देखा था कि जैन और बौद्ध धर्म दोनों एक दूसरे के कंटेम्परेरी हैं, दोनों का ही लेना देना बिहार वाले रीजन से है। और बिहार कहां पर आ रहा है, यह अब आपको पता ही है, बिहार मगध एम्पायर के अंडर में आ रहा है। तो जाहिर सी बात है, यहां के जो राजे महाराजे होंगे, चाहे हर्यक हो, शिशुनाग हो, चाहे नंदवंश हो, ये सभी बौद्ध और जैन धर्म में मानने वाले होंगे। कोई जैन धर्म को मानेगा तो कोई बौद्ध धर्म को मानेगा। यह बुद्ध के समकालीन और अनुयायी थे। जो बिंबिसार है, इसने अपनी राजधानी गिरिवराज को बनाया। बाद में इसी गिरिवराज का नाम पड़ गया राजगृह। यह भी बिहार की ही बात हो रही है। अब देखिए इसकी स्ट्रैटेजी क्या थी। मैट्रिमोनियल अलायंसेस, हमें जो एविडेंसेस मिलते हैं हर्यक डायनेस्टी से या मगध एम्पायर के बारे में, वहां पर हमें यह बात अच्छे तौर पर पता लगती है कि यहां के जो शासक थे वो मैट्रिमोनियल अलायंसेस पर बिलीव करते थे। इसका मतलब यह है कि कहीं पर किसी राज्य पर अगर कब्जा करना है या किसी राज्य को अपने हाथों में लेना है, तो वहां की राजकुमारी से शादी कर लेना। राजकुमारी से शादी करने के बाद वो जो पूरा राज्य है वो दहेज के रूप में दे दिया जाता था, जिसकी वजह से वहां के भी ये शासक हो जाते थे। इस पूरी इक्वेशन को मैट्रिमोनियल अलायंस के नाम से जाना जाता है हिस्ट्री में। तो क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जाता है कि मगध एम्पायर में सबसे पहले मैट्रिमोनियल अलायंस करने वाला शासक कौन था? तो आपका आंसर क्या होगा? बिंबिसार वो शासक था पहला जिसने मैट्रिमोनियल अलायंस किए हुए हैं। वह स्थायी सेना रखने वाला भी पहला राजा था। इससे पहले मगध के अंदर कोई ऐसा राजा नहीं है जिसने अपनी खुद की सेना रखी हो। अब इसने किससे किससे विवाह किया? तो इसकी 3 पत्नियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी जो पहली पत्नी थी उनका नाम था कोसला देवी। कोसला देवी के बाद इसने चलना से शादी करी। और चलना कहां की राजकुमारी थी? तो ये वैशाली। वैशाली कहां पड़ता है? वैशाली बिहार में पड़ता है। और वैशाली में लिच्छवी की राजकुमारी चलना से शादी करी थी। ठीक है, लिच्छवी के राजा की बेटी थी चलना, तो जाहिर सी बात है चलना राजकुमारी हुई वहां की। तो आप बोल सकते हो लिच्छवी की राजकुमारी चलना से शादी करी थी बिंबिसार ने। और इस तरीके से पूरा वैशाली वाला रीजन भी हाथ में लिया। देन जो तीसरी शादी करी थी, तो तीसरी वाइफ का नाम है खेमा। खेमा कहां की राजकुमारी थी? ये पंजाब के राजा की बेटी थी। तो ओवरऑल आप बोल सकते हो पंजाब की राजकुमारी खेमा और वैशाली की राजकुमारी या लिच्छवी की राजकुमारी चलना से विवाह किया। ये 3 शादियां मैट्रिमोनियल अलायंस के अंतर्गत करते हुए पूरे मगध पर शासन किया था बिंबिसार ने। पहली बार ऐसा हो रहा था कि मगध एम्पायर की धरती पर लोगों को कोई ऐसा राजा मिल रहा था जिसकी अपनी खुद की सेना है। पहली बार लोगों को ऐसा मैनेजमेंट मिल रहा था कि कोई शासक है जो कि लोगों के लिए प्रशासनिक व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी ले रहा है। पहली बार मगध के अंदर लोगों को ऐसा शासक मिला बिंबिसार के रूप में जो कि वास्तविक तौर पर लोगों से टैक्स तो ले ही रहा है और उसके बदले में जनता को डिलीवर कर रहा है। क्योंकि इससे पहले ध्यान रखिएगा वैदिक पीरियड चल रहा था और वैदिक पीरियड में चीजें अभी तितर बितर थी, मैनेज होने की कोशिश कर रही थी। तो आप बोल सकते हो कि भारत की धरती पर या मध्य भारत में सबसे पहले हर्यक डायनेस्टी है जिसने इस पूरे मैनेजमेंट के अंतर्गत अपना शासन शुरू किया था। बिंबिसार के द्वारा अपनी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया था। पहली, जिसको कार्यकारी बोलते थे या एग्जीक्यूटिव,
दूसरी मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से और तीसरी जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब आप बोल सकते हो इस टाइम पर हमें जो भी एविडेंसेस मिलते हैं उससे पता लगता है कि हर्रैक डायनेस्टी ने इन 3 लेयर्स के बेसिस पर अपना शासन किया हुआ है। एक लेयर होती थी मिनिस्टर्स की, जो कि एग्जीक्यूटिव लेवल पर होती थी, जिनका काम होता था जनता के बारे में सोचना या जनता के बारे में योजनाओं को अप्लाई करना और साथ में प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाना। जबकि दूसरा विंग होता था मिलिट्री का, जो कि आर्मी की देखभाल करते थे, आर्मी की रिक्वायरमेंट क्या है उन सभी को समझते थे। जबकि तीसरी लेयर होती थी आपकी जुडिशियल बेसिस पर, जो कि जनता को न्याय देने के लिए अलग से स्थापित करी गई थी। अब देखिए इनके विंग्स के बेसिस पर हमें यह पता लगता है कि ये न्यायपरस्त शासक थे। अगर ये न्यायपरस्त शासक ना होते तो ये अपना जुडिशियल विंग की स्थापना ना करते। इनसे हमें एक और पता लगता है कि ये हार्डकोर शासक नहीं थे, क्योंकि ये जैन धर्म को अपनाने वाले शासक थे, इस वजह से हार्डकोर नहीं हो सकते। ध्यान रखिएगा, जो भी बौद्ध धर्म में या जैन धर्म में मान रहा है वो कभी हार्डकोर नहीं हो सकता। हार्डकोर का मतलब कि भाई जो है इस्लाम है, इस्लाम के अलावा कुछ नहीं है। जैसे कि मिडवेल में हम लोग पढ़ते हैं कि हाँ भाई सारी चीजें जितने भी आए हैं दिल्ली सल्तनत में या मुगल शासक, वो सब हार्डकोर रहे हैं कि इस्लाम के अलावा बाकी दूसरे धर्मों को इज्जत नहीं दे रहे हैं। दैट इज कॉल्ड हार्डकोरनेस। बट जैन धर्म में या बौद्ध धर्म में मानने वाले जो शासक हैं, ऑब्वियस सी बात है वो कभी हार्डकोर हो ही नहीं सकते, क्योंकि अब आप जैनिज्म और बौद्धिज्म दोनों पढ़ चुके हो, दोनों के प्रिंसिपल भी आपको पता है और दोनों ही धर्म बाकी सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वाले हैं। बिंबिसार का बेटा है अजातशत्रु, और अजातशत्रु एक बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति है। वो गद्दी चाहता है मगध की, लेकिन उससे इंतजार भी नहीं किया जाता है और वो एक दिन अपने पिता को ही कत्ल कर देता है गद्दी के लिए। मतलब बिंबिसार को मारकर उसका बेटा अजातशत्रु गद्दी पर बैठता है, किसके? मगध के। इसका टाइम पीरियड 452 से लेकर 460 तक है। चिलना का बेटा है, ध्यान रखिएगा, जो 3 पत्नी है बिंबिसार की। यहां पर आपने देखा ना, एक तो कोसला देवी, दूसरी चिलना और तीसरी खेमा। तो चिलना से बिंबिसार को अजातशत्रु बेटा मिला। तो ये किसका बेटा है? चिलना का। ध्यान रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन रिपीटेड है। वैसे तो ये जितने भी स्टेटमेंट लिखे हैं ये सब अपने आप में क्वेश्चन है। इसके अलावा आपने लास्ट क्लास में देखा होगा बौद्ध धर्म की जो पहली काउंसिल हुई थी, वहां पर मैंने आपको बताया था कि उसकी अध्यक्षता किसने करी थी? उसकी अध्यक्षता अजातशत्रु ने करी थी। उस टाइम पर शासक अजातशत्रु ही था। 483 ईसा पूर्व में बुद्ध की मृत्यु के ठीक बाद जो पहली कॉन्फ्रेंस आयोजित करी थी, उसका नेतृत्व इसी ने किया था। इसके अलावा इसने वैशाली को भी जीतकर मगध में मिला लिया था। अब यह वैशाली कौन सी जगह कहलाती है? मतलब एंटायर वैशाली, पूरा बिहार वाला रीजन इसने अपने टाइम पीरियड पे मगध साम्राज्य में मिलाया। इससे पहले वैशाली का एक छोटा सा हिस्सा मगध साम्राज्य के अंतर्गत आता था। तो पूरे बिहार को इसने मगध साम्राज्य के अंतर्गत मिलाया अजातशत्रु ने। देन आ जाते हैं इसका बेटा उदयन। उदयन ने 460 से लेकर 440 तक 20 सालों तक शासन किया हुआ है। अजातशत्रु के बाद उसका बेटा है जिसने सुचारू रूप से, या फिर आप बोल सकते हो स्ट्रांगली, मगध अंपायर को संभाला। इसने पाटलिपुत्र की नींव रखी। वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, क्योंकि आप एंशिएंट डायनेस्टीज में देखोगे मैक्सिमम शासकों ने पाटलिपुत्र, जिसको आज की डेट में पटना के नाम से जाना जाता है, उसको ही अपनी कैपिटल बनाया था। तो क्वेश्चन सबसे मेन यह बनता है कि यह कौन सा शासक है जिसने पाटलिपुत्र की स्थापना करी? तो इसने एक नया शहर बनाया जो कि पाटलिपुत्र कहलाया और उसी को अपनी कैपिटल बनाया। अब देखिए 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला तो यह कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने करी? आपका आंसर क्या होगा? उदयन। दूसरा क्वेश्चन यह है कि मगध अंपायर में सबसे पहले पाटलिपुत्र को अपनी कैपिटल डिक्लेयर किसने किया? तो भी आपका आंसर होगा उदयन। इस वजह से उदयन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस शहर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। उदयन के बाद आता है नागदशक, और नागदशक मगध साम्राज्य में हर्यक डायनेस्टी का आखिरी शासक साबित होता है। जनता ने उसके शासन के योग्य उसे नहीं पाया, क्योंकि देखिए, चाहे आप किसी भी तरीके से किसी भी शाही फैमिली से आते हो, लेकिन अगर आपके अंदर योग्यता नहीं है शासन करने की, तो जनता आपको नकार देगी। कल भी यही होता था, आज भी यही होता है। इवन आज की भी डेट में आप देखेंगे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे उसका कितना ही रिच बैकग्राउंड हो, लेकिन जनता को जैसे ही कोई पॉलिटिकल लीडर बड़ा ही कमजोर दिखाई देता है, जनता उसको टेक ओवर कर लेती है।
जनता दूसरे को गद्दी पर बैठा देती है। सिमिलरली इस टाइम पर भी होता था। जो नाग दशक है ये एक कमजोर शासक है और जनता इस चीज को भाप चुकी थी। अच्छा, ऐसा जनता करती क्यों थी? क्योंकि जनता को पता है जब उसका शासक ही कमजोर होगा तो वो सुरक्षित नहीं है। कल को कोई भी आएगा उनके ऊपर आक्रमण करेगा और सबको मार काट के चला जाएगा। इस वजह से नाग दशक का विरोध यहां पर होने लगा और जब नाग दशक का विरोध होने लगा तो जाहिर सी बात है उसको गद्दी से उतरना पड़ा। और यहीं से क्या हुआ, इनके एक मंत्री थे जिनका नाम था शिशुनाग और लोगों ने क्या कहा कि शिशुनाग को गद्दी पर बैठना चाहिए और यहीं से एक नया व्यक्ति आकर गद्दी पर बैठता है। मतलब आप देख रहे हो परिवारवाद की प्रथा यहां से खत्म होती है और एक नया व्यक्ति शिशुनाग आकर गद्दी पर बैठेगा। जैसे ही ये गद्दी पर बैठता है तो ये अपने नाम से एक वंश की स्थापना करता है। इसके नाम पर ही इसको शिशुनाग डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है, जो कि दूसरी डायनेस्टी है मगध अंपायर की। इसका टाइम पीरियड 412 से लेकर 344 बिफोर क्राइस्ट तक है। अब देखिए, अभी तक उदयन ने क्योंकि नए शहर की स्थापना करी पाटलिपुत्र की, उदयन ने पाटलिपुत्र को ही अपनी कैपिटल बना रखा था। लेकिन यहां पर जैसे ही शिशुनाग आता है इसने फिर से अपनी राजधानी चेंज करी। इसने पाटलिपुत्र से वापस गिरिवराज या फिर आप इसे राजगृह बोल सकते हो, बाद में इसका नाम राजगृह पड़ गया था, इसको ही अपनी कैपिटल बनाया। शिशुनाग के शासनकाल में इसने अवंती राज्य पर विजय प्राप्त करी और मगध साम्राज्य में उसको भी मिला लिया। अवंती बोल लो या अवंतिका बोल लो, बात एक ही है, ठीक है। कहीं कहीं पर आपको अवंतिका लिखा मिलेगा तो कंफ्यूज मत होना, अवंती और अवंतिका एक ही है। आज की डेट में अवंती कहां पड़ता है? मध्य भारत, एमपी में जो उज्जैन वाला रीजन है, तो ये जो पूरा उज्जैन राज्य है यही आपका अवंती है उर्फ अवंतिका है, ठीक है। तो इसने एमपी वाला रीजन को मध्य प्रदेश मगध अंपायर में मिला लिया। अभी तक बिहार और उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा मगध अंपायर का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन मध्य प्रदेश वाले रीजन को मगध अंपायर में मिलाने का श्रेय शिशुनाग को जाता है। तो यह भी क्वेश्चन पूछता है कि अवंतिका को किसने जीता था, तो आपका आंसर क्या होगा? शिशुनाग ने अवंतिका को जीता था मगध अंपायर में। शिशुनाग के बाद उसका उत्तराधिकारी कालाशोक बना और कालाशोक का जिक्र हमने बौद्ध धर्म में किया हुआ था। पिछली क्लास में आप देखिएगा वहां पर बौद्ध धर्म की जो काउंसिल हुई है, इसने 383 ईसा पूर्व में वैशाली में जो दूसरी बौद्ध धर्म की काउंसिल हुई है उसका आयोजन करवाया था। किसने? कालाशोक ने, ध्यान रखिएगा। तो पहली मीटिंग किसके अंडर में हुई थी? पहली मीटिंग किसके अंडर में हुई थी? अजातशत्रु के अंडर में हुई। दूसरी मीटिंग अब किसके अंडर में हो रही है? कालाशोक के अंडर में हो रही है, बौद्ध धर्म की। चारों मीटिंग आप पहले देख चुके हैं कल की क्लास में। कुछ समय के बाद उसने अपनी राजधानी को वैशाली स्थानांतरित फिर से कर दिया, ठीक है। ये राजगृह से वापस वैशाली आ गया अपनी राजधानी लेकर। तो यहां पर कैपिटल से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अगर वो कोई नए शहर की स्थापना कर रहे हैं या फिर कोई नई योजना लेकर आ रहे हैं जैसे कि मैट्रिमोनियल अलायंस वगैरह, तो वहीं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कालाशोक का टाइम पीरियड 395 से लेकर 367 बिफोर क्राइस्ट तक है। इसने अपने राज्य को अपने 10 पुत्रों में बांट दिया और अपने 9वें पुत्र जिसका नाम था नंदीवर्धन उसको साम्राज्य का राजा बनाया। जरूरी नहीं है कि बड़ा ही बेटा शासन करेगा, जो योग्य होगा वो शासक बनेगा। तो इसने क्या किया, कालाशोक ने, इसके 10 पुत्र थे, 10 में से सभी को कहीं कहीं का सूबेदार बना दिया या आप बोल सकते हो गवर्नर बना दिया, अलग अलग प्रांतों का। लेकिन मगध साम्राज्य की बागडोर इसने अपने 9वें बेटे नंदीवर्धन के हाथ में दी। उसकी हत्या नंद वंश के संस्थापक के द्वारा कर दी गई। मतलब कुछ टाइम के बाद जो नंदीवर्धन है उसकी हत्या कर दी गई। फिर से विरोध होता है यहां पर, ठीक है। और यह विरोध किसके द्वारा किया जाता है? एक व्यक्ति था जिसका नाम था महापद्मनंद, महापद्मनंद, ठीक है। अब देखिए महापद्मनंद है कौन? महापद्मनंद कौन है? यह बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। जो नंदीवर्धन है, ठीक है, जो कि अब गद्दी पर बैठा हुआ है, नंदीवर्धन ने एक शूद्र महिला से विवाह किया और उसके बाद, इनकी तो कई रानियां हुआ करती थी, तो उनमें से एक रानी थी एक शूद्र महिला, उससे विवाह किया और उससे एक बेटे की प्राप्ति हुई जिसका नाम है महापद्मनंद। बचपन से ही इसको क्षत्रियों से दिक्कत है। जिस तरीके से इसने ये बीड़ा उठाया था कि मैं मगध साम्राज्य के अंदर जितने भी क्षत्रिय हैं उन सबको मार दूंगा,
ये हमें ये रिप्रेजेंट करता है कि जातिवाद किस हद तक फैल चुका था इस टाइम पीरियड में भी। तभी मैंने आपको लेटर वैदिक पीरियड में बताया था कि ये जो वर्ण सिस्टम है वो इतना हावी हो गया था, कास्टिज्म इतना हावी हो गया था कि क्योंकि ये शूद्र महिला का बेटा था, इस वजह से बचपन से ही उसके दिमाग में वो चीज थी। कहीं ना कहीं उसने सफरिंग देखी और सफरिंग देखने के बाद फाइनली उसने बीड़ा उठाया कि मैं जितने भी क्षत्रिय हैं उनको मार दूंगा। और आगे चल के क्षत्रियों का संहारक भी ये कहलाया। इतिहासकारों ने उसको क्षत्रियों का संहारक भी बोला हुआ है। यहां से अब दूसरी डायनेस्टी की स्थापना होने जा रही है और अगली डायनेस्टी हमारी कौन सी होगी, अभी इन क्वेश्चंस पर आ रहे हैं। अगली डायनेस्टी है नंद डायनेस्टी, जिसकी स्थापना महापद्मनंद करेगा, जो कि मगध अंपायर की तीसरी और आखिरी डायनेस्टी है। ठीक है, बट इस पर आने से पहले इन कुछ क्वेश्चंस को देख लो जो कि प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। जैसे कि बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मगध अंपायर से, जैसे कि शिशुनाग वंश की स्थापना किसके द्वारा करी गई, तो जाहिर सी बात है आपको पता ही है, शिशुनाग वंश की स्थापना राजा शिशुनाग के द्वारा ही करी गई है, जो कि पहले जो हर्यक डायनेस्टी है उसके मंत्री हुआ करते थे, लेकिन मौका पाकर इन्होंने ही हर्यक डायनेस्टी को खत्म किया और खत्म करके अपने नई डायनेस्टी की स्थापना करी। सिमिलरली आप देखोगे शिशुनागों के साथ भी यही हुआ। नंद वंश के फाउंडर महापद्मनंद ने भी इनको ही खत्म करके अपने एक अलग डायनेस्टी की स्थापना करी। इतिहास में एक बड़ी खूबसूरत सी चीज मुझे लगती है, जब भी तख्त की बात आती है तो बाप बेटे को भूल जाता है, बेटा बाप को भूल जाता है, भाई भाई को भूल जाता है, पति पत्नी को भूल जाता है। हर एक टर्म में आप देखोगे कि अगर तख्त की बात आ रही है तो सारे रिश्ते फेल हो जाते हैं। फिर चाहे आप भारत का इतिहास देख लें, चाहे आप तुर्कों का इतिहास देख लें या मुगलों का इतिहास देख लें, हर एक जगह पर आपको ब्लीड ही मिलेगा, खून बहता ही आपको मिलेगा। बस अंतर इतना है कि मुगलों की कहानियां इतनी ज्यादा हाईलाइटेड इसलिए हो गई क्योंकि उनके एविडेंसेस बहुत ज्यादा हैं, वो बाद में आए। भारतीय राजाओं की कहानियां इतनी हाईलाइटेड इसलिए नहीं हुई क्योंकि प्राचीन काल की बात है और इतने एविडेंसेस नहीं हुआ करते थे। अदरवाइज जब भी तख्त की बात आई है कोई किसी से कम नहीं रहा है। सबसे पहले ही आपने देखा कि अजातशत्रु ने बिंबिसार को मार दिया, अपने पिता को ही मारकर गद्दी हत्या ली। लेकिन हम कोसने वाली बात में सिर्फ औरंगजेब को बोलते रहते हैं। हां, तादाद थोड़ी सी ज्यादा है, चाहे दिल्ली सल्तनत में देखो, चाहे आप मुगलों में देखो, यहां पर थोड़ी तादाद ज्यादा हो गई है कंपैरेटिवली। भारतीय राजा जो हुआ करते थे यहां पर तादाद थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी, धोखे की कहानियां थोड़ी कम मिलेंगी, जबकि कंपैरेटिवली मुगल अंपायर में धोखे की कहानियां आपको हद से ज्यादा मिलेंगी, क्रूरता आपको हद से ज्यादा मिलेगी। तो शिशुनाग वंश की स्थापना राजा शिशुनाग के द्वारा करी गई। दूसरा यहां पर पूछ रहा है शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था, तो नंदीवर्धन अंतिम शासक था। तीसरा एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कई बार, शिशुनाग वंश की राजधानी क्या थी, इन लोगों ने कैपिटल किस जगह को बनाया, तो इन्होंने 3 जगहों को अपनी कैपिटल अलग अलग टाइम पर बनाया हुआ है। एक तो गिरिवराज को, दूसरा वैशाली को और तीसरा पाटलिपुत्र को अपनी कैपिटल बनाया है। कालाशोक किस वंश का शासक था, तो जाहिर सी बात है आपको पता ही है, यह भी शिशुनाग वंश का ही शासक था। इसके अंडर में कौन सी बुद्धिस्ट मीटिंग आयोजित करी गई, तो सेकंड बुद्ध काउंसिल इसके टाइम पीरियड पे आयोजित करी गई 383 बिफोर क्राइस्ट में। शिशुनाग वंश की स्थापना कब हुई थी, तो 413 बिफोर क्राइस्ट में हुई थी। शिशुनाग वंश का कार्यकाल क्या रहा, 413 से 345। इस तरीके के आप देख रहे हो बहुत सिंपल सिंपल बच्चों वाले क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। शिशुनाग वंश कब से कब तक रहा, 413 से 345 तक। नंदीवर्धन कौन था, ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ शिशुनाग डायनेस्टी, नंदीवर्धन। इसी को मारकर अब नए वंश की स्थापना कौन कर रहा है, महापद्मनंद। महापद्मनंद ने अपने ही नाम के आधार पर नंद वंश की स्थापना करी, जो कि मगध साम्राज्य की आखिरी डायनेस्टी कहलाई। 344 से लेकर 322 तक, मतलब 22 वर्षों तक इन्होंने शासन किया हुआ है। यह पहला गैर क्षत्रिय वंश था। पहला ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है नंद डायनेस्टी से, कि पूरे मगध अंपायर के अंदर पहला गैर क्षत्रिय कौन था जो कि गद्दी पर बैठा। आंसर क्या होगा, महापद्मनंद। इसने राजा बनने के लिए कालाशोक की हत्या करी, उसके बाद नंदीवर्धन को भी मरवाया। पुराणों के अनुसार वह अंतिम शिशुनाग शासक और एक शूद्र स्त्री का पुत्र था। यही कारण है कि बचपन से ही उसने वो सफरिंग देखी और उसके बाद उसने बीड़ा उठाया कि वो जितने भी क्षत्रिय लोग हैं उन सबको मार देगा, और धीमे धीमे करके जब वो गद्दी पर बैठा तो उसने ऐसा ही किया।
कुछ जैन ग्रंथों और यूनानी राइटर्स जैसे कि कर्टियस के अनुसार वह एक नाई का पुत्र भी था। मतलब कुछ लोगों ने लिखा हुआ है, सिर्फ इतना लिख दिया है कि वो एक शूद्र महिला का बेटा था, जबकि कुछ लोगों ने प्रॉपर इलैबोरेट किया है कि हाँ वो एक नाई का बेटा था। ठीक है, नाई कुल की स्त्री का बेटा था। लोगों ने इसको 3 तरीके के टाइटल भी दिए हुए हैं। इन टाइटल से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला तो इसे सर्व क्षत्रियांतक की का टाइटल दिया हुआ है। सर्व क्षत्रियांतक का मतलब क्या है? सभी क्षत्रियों का संहारक, जिसने सभी क्षत्रियों को मार दिया हो मगध के अंदर। इसके अलावा इसको एकरात और उग्रसेन का टाइटल भी दिया गया है। एकरात और उग्रसेन का मतलब यह है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास एक बहुत बड़ी आर्मी हो, एक ह्यूज आर्मी हो। पूरे मगध अंपायर के अंतर्गत सबसे बड़ी सेना की स्थापना करने वाला महापद्मनंद ही है। इसी वजह से इसको एकरात और उग्रसेन की उपाधि मिली हुई है। इसने कई राज्यों को जीता, जिसमें कि कलिंग बहुत इंपॉर्टेंट था। अब देखिए, कलिंग मतलब आज की डेट में उड़ीसा वाले रीजन की यहां पर बात हो रही है, तो इसने कलिंग को भी मगध में मिला लिया था। इसके टाइम पीरियड पे मैट्रिमोनियल अलायंस भी हुए महापद्मनंद के टाइम पीरियड पे। नंद वंश अपने चरम पर था, और आप यह भी बोल सकते हो कि मगध अंपायर भी अपने चरम पर था। महापद्मनंद के टाइम पीरियड पे मगध अंपायर में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा वाला रीजन भी आ चुका था। अब इसका बेटा गद्दी पर बैठता है महापद्मनंद की मृत्यु के बाद, और इसका नाम क्या है? धनानंद। पूरे मगध साम्राज्य की गद्दी पर अभी तक इतना दुष्ट शासक कोई नहीं बैठा हुआ था जितनी दुष्ट प्रवृत्ति का धनानंद था। एक नंबर का अय्याश, जनता के ऊपर अननेसेसरी टैक्स लगाने वाला, जनता के ऊपर अत्याचार दुराचार करने वाला, और कभी भी जनता की ना सुनने वाला एक ऐसा शासक। सिर्फ और सिर्फ टैक्स पर ध्यान देता था, ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूलता था शाही खजाने को भरने के लिए, लेकिन जब जनता के काम की बात आती थी तो कभी भी उसके लिए नहीं खड़ा होता था। पूरे दिन अय्याशी में डूबा रहता था, कोल्ड ड्रिंक पी के पड़ा रहता था, और इसके दिमाग पर सिर्फ मद भरा हुआ था। इसके पास सबसे ज्यादा पैसा था पूरे मगध अंपायर के अंतर्गत। कितना? 99 करोड़ सोने के सिक्के। हिस्टोरियंस ने लिखा हुआ है कि यह इकलौता ऐसा शासक था जिसके पास 99 करोड़ सोने के सिक्के थे। यह क्वेश्चन सीजीएल और सीपीओ दोनों में पूछा जा चुका है। आगे भी आपसे आपकी शिफ्ट में मिल सकता है कि यह कौन सा शासक है जिसके पास 99 करोड़ सोने के सिक्के थे। आपका आंसर क्या होगा? धनानंद। बौद्ध ग्रंथ एक है जिसका नाम है महाबोधि वंश। इसके अनुसार धनानंद प्राचीन भारत में नंद वंश का अंतिम शासक है। धनानंद के बाद नंद वंश भी खत्म होगा और मगध साम्राज्य भी खत्म होगा। वह वंश के संस्थापक के 8 भाइयों में सबसे छोटा था। वैसे यहां पर वंश के संस्थापक के 8 भाई नहीं, उसके 8 बेटों में, मतलब जो महापद्मनंद है, महापद्मनंद के 8 बेटे थे, जिनमें से 8वां सबसे छोटा बेटा यही था, और इसकी महत्वाकांक्षाओं के चलते यह भी गद्दी पर बैठा। अब देखिए, यहां से एक इक्वेशन चेंज होगी। इक्वेशन कैसे चेंज होगी? अब नंद वंश का विनाश कैसे होगा, समझिएगा। इस टाइम पर भारत में एक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। आज की डेट में जैसे यूनिवर्सिटी है ना खूब सारी, वैसे इस टाइम पर भारत में एक ही यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, जहां पर जितने भी राजकुमार होते थे राजा महाराजाओं के, उनको शिक्षा दी जाती थी। और ये कहां पड़ती है? ये पड़ती है आज की डेट में पाकिस्तान वाला रीजन जो है। पाकिस्तान में भी पुरुषपुर जो हुआ करता था, आज की डेट में जिसको पेशावर बोलते हैं, प्राचीन काल में उसे पुरुषपुर बोलते थे। तो पुरुषपुर में एक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी जिसका नाम है तक्षशिला, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी में एक अध्यापक हुआ करते थे, एक बहुत बड़े विद्वान या आप बोल सकते हो गुरु हुआ करते थे, जिनका नाम था चाणक्य। क्या नाम था? चाणक्य। अब मैं आपको यहीं पर एक चीज क्लियर कर देता हूं आगे बढ़ने से पहले। बात हो रही है यहां पर, यह है तक्षशिला यूनिवर्सिटी। तक्षशिला यूनिवर्सिटी में भारत के राजे महाराजाओं के राजकुमारों को शिक्षा तो दी ही जाती थी, इसके अलावा चाइनीज यात्री भी आते थे, और जो आपके तिब्बतियन यात्री होते थे, ग्रीक्स यात्री भी तक्षशिला यूनिवर्सिटी में स्टडी करने आया करते थे। अब सवाल यह है कि ये किस चीज को स्टडी करने आते थे?
तो ये जैन और बौद्ध धर्म को स्टडी करने तक्षशिला विश्वविद्यालय में आया करते थे। यहीं पर एक अध्यापक या आप बोल सकते हो गुरु हुआ करते थे, जिनका नाम था विष्णुगुप्त। क्या नाम था? विष्णुगुप्त। और विष्णुगुप्त का गोत्र क्या है? विष्णुगुप्त का गोत्र है कौटिल्य। ठीक है। और ये बेटे किसके हैं? सन ऑफ चाणक्य। तो चाणक्य के बेटे हैं विष्णुगुप्त। तो क्योंकि ये चाणक्य के बेटे हैं, इस वजह से इनका नाम क्या पड़ा? चाणक्य पड़ा। चाणक्य का बेटा क्या कहलाया? चाणक्य। और उसका गोत्र है कौटिल्य। इस वजह से हिस्टोरियंस ने इन्हें कौटिल्य भी बोला हुआ है। तो 3 नाम है एक ही व्यक्ति के। विष्णुगुप्त इनका रियल नेम है, कौटिल्य इनका गोत्र का नेम है, और जो चाणक्य नाम मिला है वो इनके पिता चाणक्य के नाम की वजह से पड़ा हुआ है। ओवरऑल मेरा आपको यह कहानी समझाने का मतलब सिर्फ इतना था कि कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि विष्णुगुप्त, चाणक्य या कौटिल्य अलग अलग थे क्या। नहीं, एक ही व्यक्ति की बात हो रही है। अब देखिए, ये जो चाणक्य है, चाणक्य इस टाइम पर देख रहे थे कि भारत जो है ये अलग अलग प्रांतों में बट रहा है। जब चाणक्य भारत की यात्रा पर निकले तो इन्हें काफी डिसअपॉइंटमेंट हुआ। अब ये डिसअपॉइंटमेंट इनको कैसे हुआ? कैसे हुआ? जब ये किसी भी प्रांत में जा रहे हैं तो कहीं पर जाके देख रहे हैं तो जनता वहां के राजा से बहुत खुश है, जबकि दूसरे प्रांत में बराबर वाले में जा रहे हैं तो वहां देख रहे हैं कि वहां की जनता बहुत नाराज है अपने शासक से। तीसरे प्रांत में गए तो वहां पर देखने को मिल रहा है कि जनता के ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो कहीं पर जनता इस वजह से दुखी है कि महामारी फैली हुई है, राजा को कोई टेंशन ही नहीं है। ओके, इस तरीके की चीजें चाणक्य देख रहे थे लगातार कि जब ये सब कुछ भारत के अंतर्गत आ रहा है, ये जितने भी डायनेस्टीज हैं ये सब अलग अलग प्रांत भले ही हों लेकिन ये भारत की टेरिटरी के अंतर्गत हैं। तो जब ये सब भारत के अंतर्गत हैं तो भारत की जनता का अलग अलग हाल कैसे हो रखा है? और ये हाल किसकी वजह से हो रखा है? उनके राजाओं की वजह से हो रखा है। अगर राजा अच्छा है तो जनता को खुशी मिल रही है, अगर राजा दुखी है तो जनता भी दुखी है, अत्याचार से प्रभावित हो रही है। आचार्य चाणक्य ने सोचा कि इसका उपाय क्या हो सकता है। इसका सिर्फ एक उपाय होगा, और वो क्या होगा? अखंड भारत। अखंड भारत का मतलब क्या है? नाम से ही आप समझ जाइए, जिसके खंड ना हो। चाणक्य ने कहा कि इसके लिए हमें अखंड भारत का निर्माण करना होगा। एक ऐसा भारत जिसके ये अलग अलग खंड ना हो, एक ही छत्र तले भारत की पूरी जनता रहे, और उनका जो राजा हो वो इतना जिम्मेदार हो कि अपनी प्रजा के लिए वो सब कुछ करने को तैयार हो, मर मिटने को तैयार हो। तो यहीं से इन्होंने कंसेप्ट दिया अखंड भारत का। अब इस टाइम पर पूरे भारत में अगर कोई सबसे बड़ा शासक है तो वो कौन है? वो यही मूर्खाधिराज है, धनानंद, जिनको पिता का पूरा टेरिटरी मिल गई है, बाप की दी हुई सारी धन दौलत मिल गई है, पावर मिल गई है, लेकिन ये इस पावर का मिसयूज कर रहा है। मिसयूज भले ही कर रहा हो लेकिन अभी तक पावर है। अब आचार्य चाणक्य को अखंड भारत का निर्माण करना है, वो किसके पास जाएंगे? आप खुद बताइए। क्या छोटे शासकों को लेकर वो अखंड भारत बना सकते हैं? नहीं, उन्हें एक योग्य व्यक्ति चाहिए जिसके पास ताकत भी हो, वही अखंड भारत का निर्माण कर सकता है। तो आचार्य चाणक्य देखते हैं, वो जानते हैं धनानंद के बारे में, लेकिन उन्हें यह पता है कि अगर कोई ये कर सकता है तो वो केवल धनानंद ही कर सकता है इस टाइम पे। ये जाते हैं नंद वंश में, महल के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। महल का दरबान बोलता है चाणक्य से कि किससे मिलने आए हो? तो उनका कहना होता है हम धनानंद से मिलने आए हुए हैं, तक्षशिला विश्वविद्यालय से आए हुए हैं और नंद वंश के शासक धनानंद से मिलना चाहते हैं। धनानंद अपना नाच गाना देखने में मशगूल होता है, हाथ में जाम वाम लिए बैठा होता है अंदर। धनानंद के पास खबर भेजी जाती है, पहले तो मिलने से मना कर देता है, चाणक्य को 1 दिन तक इंतजार कराता है। अगले दिन चाणक्य को सुबह सुबह बुलाया जाता है।
चाणक्य पहुंचते हैं। चाणक्य का कहना होता है धनानंद से कि हे राजन, इस टाइम पर अगर पूरे भारत में आप देखो तो अलग अलग जगह पर जनता का हाल बहुत बुरा है। भारत इस तरीके से छोटे छोटे प्रांतों में बटा हुआ है कि हर एक राजा सिर्फ अपने प्रांतों के बारे में सोच रहा है, जबकि हमें यह समझना होगा कि हमारे इसी देश को सप्त सैन्य प्रदेश बोला जाता है। हमारा यही देश भारत है। हमारी इसी जमीन को जम्बूद्वीप कहा जाता है। और इस तरीके से अगर जम्बूद्वीप छोटे छोटे हिस्सों में बटा हो तो यह सही नहीं है, और जिसकी वजह से जनता सफर कर रही है। तो हम ये चाहते हैं कि हम आपको मार्गदर्शन करेंगे और आप वो एलिजिबल पर्सन हैं जो कि अखंड भारत का निर्माण कर सकते हैं। धनानंद ऊपर से नीचे तक चाणक्य को देखता है और हंसता है, कुटिल हंसी हंसता है। धनानंद बैठा हुआ है अपने सिंहासन में, चारों तरफ उसके मंत्री खड़े हुए हैं, बीच में चाणक्य खड़े हुए हैं, एक कपड़ा पहन के, इतनी बड़ी चोटी लटक रही है। हंस के बोलता है कि आपको यह मशवरा दिया किसने कि मैं अखंड भारत का निर्माण करूंगा? मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछता हूं कि इसकी जरूरत क्या है? मुझे तो ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी इस धरती पर कोई ऐसा योद्धा नहीं है जो मुझे हरा सके। मेरे पास 2 लाख की सेना है। मेरा शाही खजाना हमेशा भरा रहता है। मेरी आने वाली पुश्तें भी इसी सरकारी खजाने से पलती रहेंगी। तभी चाणक्य ने जो अर्थशास्त्र में लिखी हुई हैं अपनी नीतियां, चाणक्य नीति, उसमें धनानंद से के ऊपर कई सारे कोट लिखे हुए हैं चाणक्य ने। और उन्हीं में से एक कहावत है कि भरा हुआ पैसा जो है वो एक रिश्ता घड़ा है जिसको आप बहुत लॉन्ग टाइम तक बचा कर नहीं रख सकते। वो रिश्ता ही रहेगा धीमे धीमे। और नंद वंश के इस सम्राट को, धनानंद को, चाणक्य ने बेवकूफ बताया है कि वो किस तरीके से इतरा रहा है अपने भरे हुए खजाने पर, जो उसको उसके पिता से मिला हुआ है, महापद्मनंद से। चाणक्य रिक्वेस्ट करते हैं धनानंद से। धनानंद मद में चूर उठता है और चाणक्य की छाती पर लात मार देता है। चाणक्य वहीं पर गिरते हैं 2 सीढ़ी से। और ऐसे में पूरी सभा में ठहाके लगने लगते हैं। सब आचार्य चाणक्य के ऊपर हंस रहे होते हैं। चाणक्य को गुस्सा आ जाता है, उठ के खड़े होते हैं और अपनी चोटी खोल देते हैं और वहीं से शपथ लेते हैं और धनानंद को बोलते हैं कि मैं चाणक्य उर्फ कौटिल्य आज से प्रतिज्ञा लेता हूं कि अखंड भारत का निर्माण नंद वंश की छाती पर पैर रख के करूंगा, और जब तक ऐसा नहीं कर देता तब तक अपनी चोटी नहीं बांधूंगा। धनानंद हंस रहा होता है, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि उसका वारंट कट चुका है। यहां से चाणक्य चले जाते हैं। अब चाणक्य किसी एक ऐसे शख्स को ढूंढ रहे हैं जो अखंड भारत का निर्माण करे, जिसमें वो योग्यता हो, वो काबिलियत हो। एक ऐसे राजा की काबिलियत जो बहुत धैर्यवान हो, जो पूरे भारत को एक साथ लेकर चले, सिर्फ अपना साम्राज्य ना देखे, जो भारत की जनता को अपना परिवार समझे। ऐसे में चाणक्य एक राह पर निकल पड़ते हैं। उनका कहना होता है इस मिट्टी पर शासन करने वाला इस मिट्टी में ही जन्म लिया होगा, बस मुझे ढूंढने की जरूरत है। और कैसे वो चंद्रगुप्त मौर्य को मिलेंगे, कैसे वो चंद्रगुप्त मौर्य को बनाएंगे, उस पर अब बाद में आएंगे, क्योंकि यहीं से आपका मगध अंपायर खत्म हो रहा है। लेकिन मगध अंपायर और मौर्य साम्राज्य जब चालू होगा, इसके बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल है। इस बैटल को हम लोग बोलते हैं बैटल ऑफ हाइडस पास। जी हां, यह वही बैटल है जिसमें सिकंदर भारत आया था, और इसके बारे में हर एक किसी को पता है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, लेकिन उसके पीछे के फैक्ट्स हमें नहीं पता है। इस बैटल ऑफ हाइडस पास को हमें समझना बहुत जरूरी है। यहां तक सभी को क्लियर है? कुछ भी बहुत ज्यादा टफ है ही नहीं यहां तक मगध अंपायर में। कुछ और फैक्ट्स को देख लेते हैं, जैसे कि यूनानी ग्रंथों में अग्रमेस और जेंडमेस नाम दिया गया है। किसको? धनानंद को। जो यूनानी राइटर्स हैं उन्होंने अग्रमीस और जेंडमीस बोला हुआ है। 99 करोड़ सोने के सिक्के या स्वर्ण मुद्राएं रखने वाला शासक था।
चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के साथ मिलकर मगध में मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी और नंद वंश को खत्म किया था। अब हाइडस पास बैटल को हम लोग समझते हैं करीब से। यहां पर हाइडस पास का मतलब पहले तो समझ लो, यह हमारा भारत है और यहां पे ऊपर एक नदी बहती है, दैट इज कॉल्ड झेलम नदी। ठीक है, इसी झेलम नदी को ग्रीक भाषा में इन्होंने बोला हाइडस पास। ठीक है, क्या बोला? हाइडस पास। पास का मतलब क्या होता है? जिसे आप फांद के दूसरी टेरिटरी में जाते हो। आज भी आप देखते हो ना, पुल के नीचे अंडर पास होता है, तो बस वही कंसेप्ट है हाइडस पास का। अब ये जो झेलम नदी है, झेलम नदी को अगर आपने पार कर लिया, ये लोग जब वेस्ट से भारत में आते थे, जो व्यापारी थे, जब ये झेलम नदी को पार कर लेते थे तो भारत में एक्चुअल साम्राज्य शुरू होते थे। एक्चुअल भारत की टेरिटरी यहीं से शुरू हुई मानी जाती थी, झेलम नदी को पार करने के बाद। यही कारण है कि इन्होंने इसको बोला हाइडस पास। तो इसे क्या बोलते हैं? बैटल ऑफ हाइडस पास, जो कि सिकंदर ने यहां पर लड़ा था आकर। दूसरी तरफ अगर हम सिकंदर को देखें तो इसने जो अपना विजय अभियान है, यह इसने नॉर्थ मैसिडोनिया से शुरू किया। मैसिडोनिया का रहने वाला था, बचपन से ही वॉरियर्स की कहानी सुनकर बड़ा हुआ था और उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलती थी और वो था इस पूरे दुनिया को जीतना। उसकी मां ने उसे बचपन से ही सिखाया था कि एक दिन तुझे पूरी दुनिया जीतनी है। उसके पहले ना इफ है ना बट है। सिकंदर की एक खास बात थी, उसने कभी अपने आप को राजा माना ही नहीं कहीं का। उसके दिमाग में ये नहीं चलता था कि वो किसी जगह पर शासन करेगा, उसे बस लड़ना पसंद था। इतनी भूख लड़ने की कि उसकी तलवार में उसने 2 धार डलवाई थी। लड़ाई का हमेशा भूखा, जो कि एक उसके अंदर ऐसी भूख जो कि सिर्फ युद्ध की भूख है। जैसे उसने अपनी नियति में, अपनी किस्मत में ये लिख दिया हो कि वो जिंदगी भर सिर्फ एक वॉरियर की तरह रहेगा, कभी गद्दी पर नहीं बैठेगा। और वो बोलते हैं ना कि जब आप कोई चीज शिद्दत से सोचते हो तो पूरी कायनात आपसे मिलाने की साजिश में जुट जाती है। नियति ने भी उसकी जिंदगी में वॉर्स ही वॉर्स लिखे और उसने उन सभी वॉर्स को हम्बली वेलकम किया। युद्ध नीति, राजनीति, रणनीति, हर तरीके में माहिर। तलवार जैसे बिजली सी कौनती हो। बैटल टैक्टिक्स में बहुत ज्यादा माहिर। अलग अलग तरीके से अपनी आर्मी का फॉर्मेशन बैटल फील्ड में करने वाला, जो कि बड़े बड़े राजे महाराजाओं को नहीं पता था। यह वो टाइम पीरियड था जब राजाओं को लगता था बस बड़ी सेना रख ली है तो काम हो जाएगा। नहीं, जबकि छोटी सेना से सिकंदर बड़े बड़े बैटल जीत लेता था, क्योंकि उसे बैटल फील्ड में अपनी आर्मी के फॉर्मेशन पता थे। उसे यह पता था कि कम आर्मी में भी कैसा फॉर्मेशन रखना है, कैसे सामने वाले को घेरना है। इन सारी चीजों में माहिर था। नॉर्थ मैसिडोनिया से उठता है और सबसे पहले पूरे ग्रीस में कब्जा कर लेता है, देखते ही देखते 17 साल की उम्र में। ग्रीस से आगे बढ़ता है, पूरे टर्किश अंपायर पर कब्जा करता है। इसके नीचे पूरे इजिप्ट अंपायर पर भी कब्जा करता है। देन आगे बढ़ता हुआ सीरिया, इराक, इन सभी रीजन पर कब्जा करता हुआ पूर्व की ओर बढ़ रहा है। और सिर्फ एक भूख में कि मुझे क्या करना है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर कब्जा करना है। यह वो टाइम पीरियड था जब वेस्ट से ईस्ट की तरफ आते थे तो ईस्ट में भारत पर आकर सारी कहानी खत्म हो जाती थी, क्योंकि भारत अपने आप में एक बहुत बड़ा सब कॉन्टिनेंट। जिसने भारत को जीत लिया उसके बाद तो दुनिया खत्म है ना। ऑस्ट्रेलिया वगैरह के बारे में तो कोई जानता नहीं था, तो यहीं से खत्म हो गया ना फिर ईस्ट में। बाकी बचा इंडोनेशिया वगैरह, वो कितने ही बड़े हैं। तो ओवरऑल जिसको विश्व विजेता बनना है उसको भूख है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, और बढ़ता चला जा रहा है। सीरिया के बाद इराक को कब्जा किया, इराक के बाद ईरान वाले रीजन को कब्जा किया, ऊपर तुर्कमेनिस्तान को कब्जा किया और अफगानिस्तान को कब्जा करते हुए भारत की नाक पे आके बैठ चुका है। और अभी भी पूर्व की तरफ देख रहा है, किधर? भारत की तरफ। क्योंकि बचपन से सिर्फ एक ही चीज दिमाग में सवार है, वो है विश्व विजेता बनना, पूरी दुनिया को जीतना। अगर अलेक्जेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो उसके लिए भारत इंपॉर्टेंट क्यों है? उसका एक सबसे बड़ा रीजन है, अभी तक वो जितने भी
बैटल जीतता आया है, जितने भी किंगडम उसने जीते हुए हैं वो सब भारत के आगे छोटे हैं। इसी वजह से वो अभी तक थक नहीं रहा है, उसके अंदर भूख अभी कम नहीं हो रही है, वो भारत चाहता है। इन सभी जितने भी किंगडम्स हैं अगर आप इनको मिला दें तो भी भारत की टेरिटरी के आगे छोटे हैं। जिनको जीतते हुए वो अपना इतना बड़ा रास्ता तय करके आया हुआ है। अब ये भारत की तरफ जब देख रहा है तो जैसे ही ये अफगानिस्तान में आ पहुंचता है, इस टाइम पर तक्षशिला के राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजा अंबी। राजा अंबी को पता लगता है कि अलेक्जेंडर आकर उनकी नाक पर बैठ चुका है, कभी भी अलेक्जेंडर आक्रमण करेगा। राजा अंबी सरेंडर कर देते हैं अलेक्जेंडर के आगे। अंबी का कहना होता है तक्षशिला हमसे ले लो, लेकिन हमें छोड़ दो, हमारे लोगों को छोड़ दो। राजा अंबी ये सोच रहे होते हैं जो आदमी बैटल्स का इतना भूखा है, जो आदमी ग्रीस से लेकर टर्की, इजिप्ट, सीरिया, इराक, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान को जीतता हुआ यहां तक पहुंचा है, उसके आगे हम कैसे सफर कर पाएंगे। तो लड़ना तो कोई एक ऑप्शन नहीं है, अंबी ने कहा। इन्होंने कहा सरेंडर कर दो तो जान बच जाएगी, तो इन्होंने सरेंडर कर दिया। अब सरेंडर करने के बाद अलेक्जेंडर आकर बैठा हुआ है झेलम नदी के किनारे पर। झेलम नदी पार करोगे तो भारत के एक्चुअल साम्राज्य यहां पर शुरू होंगे। और झेलम नदी पार करते ही पुरु वंश के शासक थे राजा, जिनका नाम था राजा पोरस, बहुत प्रतापी शासक। इस टाइम पर अलेक्जेंडर के पास 45,000 की सेना थी। कितनी? 45,000 की सेना, जबकि पोरस के पास 30,000 की सेना थी। अलेक्जेंडर से कम सेना है पोरस के पास। अलेक्जेंडर के थ्रू पोरस को एक मैसेंजर भेजा जाता है कि अंबी की तरह आप भी सरेंडर कर दीजिए, लेकिन राजा पोरस बैटल चुनते हैं। राजा पोरस का कहना होता है कि मैं लड़ूंगा, मैं सरेंडर नहीं करूंगा, मैं अपने लोगों के लिए और खुद के लिए लड़ूंगा। आई विल डू बैटल। ऑब्वियस सी बात है, अब रास्ता क्या बचा है? अब केवल युद्ध होगा, और इसी युद्ध को इतिहास के पन्नों में बखूबी उतारा गया है। एक तरफ यहां पर झेलम नदी है, राजा पोरस के थ्रू अपनी सेना झेलम नदी के इस पार लगा दी जाती है। यह राजा पोरस ने अपनी सेना लगा दी है। झेलम नदी में बहाव बहुत तेज है। राजा पोरस ये जानते हैं कि उनकी सेना अलेक्जेंडर से कम है, 30,000 की सेना है, जबकि अलेक्जेंडर के पास 45,000 की सेना है। राजा पोरस ये डिसाइड करते हैं कि इस वजह से मैं पहले अटैक नहीं करूंगा। सही टैक्टिक यह होगी कि पहले अलेक्जेंडर को अटैक करने दो। तो ये झेलम नदी के किनारे पर अपनी आर्मी फॉर्मेशन कर देते हैं। राजा पोरस की एक और खास बात, इनकी सेना भले ही 30,000 की हो, लेकिन इनके पास हाथियों का एक बहुत बड़ा ग्रुप था जो कि वॉर एलिफेंट है, बिल्कुल निर्दयी है, लोगों को यूं मक्खी मच्छर की तरह कुचल देने वाले हाथी, जिनके ऊपर छोटे मोटे बाणों का भी बहुत ज्यादा उपयोग नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अलेक्जेंडर के सामने उतना ही बड़ा चैलेंज था कि आज तक अलेक्जेंडर जितनी भी टेरिटरी जीत कर आया हुआ था, कभी वॉर एलिफेंट से उसका पाला नहीं पड़ा था। अलेक्जेंडर के मिनिस्टर्स ने अलेक्जेंडर को बोला भी कि यह बैटल हमें नहीं लड़ना चाहिए, हमें लगता है कि यहीं से हमें वापस हो जाना चाहिए। लेकिन अलेक्जेंडर का कहना था कि नहीं, बैटल तो यह अब होगा, और यह कैसे होगा वो मैं बताऊंगा, लेकिन यह युद्ध तो होकर रहेगा। अलेक्जेंडर नीति बनाता है, और अलेक्जेंडर की सेना भी झेलम नदी के इस पार है, पोरस की सेना झेलम नदी के इस पार है। अलेक्जेंडर वेट कर रहा है पोरस का, पोरस वेट कर रहा है अलेक्जेंडर का कि कोई तो नदी पार करे, और जो नदी पहले पार करेगा सामने वाली सेना को मौका मिल जाएगा, क्योंकि रिवर जो पार करेगा उस पर डिस्ट्रक्शन तो होगा ही होगा। आप रिवर ऐसे ही पार नहीं कर जाओगे, आप धीमे धीमे करके नदी पार करोगे, और आप में जैसे ही डिस्ट्रक्शन होगा इधर वाली सेना अटैक कर देगी। इसी वजह से दोनों एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अलेक्जेंडर की टैक्टिक्स मैंने कही ना, बहुत अलग थी।
अलेक्जेंडर ने फैसला लिया कि कुछ तो करना होगा अलग, और उसने क्या किया, अपनी आर्मी को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अलेक्जेंडर का जो सेनापति था उसकी शक्ल अलेक्जेंडर की ही जैसी दिखती थी। उसने अपने सेनापति को यहां पर आगे खड़ा किया और आर्मी का एक फॉर्मेशन लेकर वो ऊपर नॉर्थ की तरफ निकल गया, और आर्मी का एक हिस्सा उसने यहीं पर पोरस के सामने खड़ा रखा, ताकि पोरस को लगता रहे कि अलेक्जेंडर की सेना खड़ी हुई है। और इधर करके अपनी सेना का आधा हिस्सा लेकर ये नॉर्थ की तरफ चलता है। नॉर्थ की तरफ चलते चलते कई किलोमीटर आगे जाकर जहां से इसको नदी का सकरा रास्ता दिखता है, वहां से धीमे धीमे करके नदी पार कर लेता है। और नदी पार करने के बाद अभी आ गया है किधर, अभी आ गया है झेलम नदी के इस पार, मेन भारत में। वहां से अब फिर से साउथ की तरफ आना शुरू करता है। मैंने कहा ना, फॉर्मेशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके दम पर इसने इतनी दुनिया जीत ली थी। अलेक्जेंडर का प्लान है कि जिस टाइम पर मैं नॉर्थ से इधर साउथ की तरफ पोरस की सेना पर अटैक करूंगा, उसी टाइम पर यह वाली जो सेना की टुकड़ी है ये इस नदी को क्रॉस करेगी। इस वजह से हम क्या करेंगे, इस फॉर्मेशन से इनको घेर लेंगे। ये अलेक्जेंडर की सेना ऊपर से जब इधर आ रही होती है तो जाहिर सी बात है ये राजा पोरस की टेरिटरी है। वहां पे जितने कबीले वाले लोग हैं वो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अलेक्जेंडर की सेना एक एक करके मारना शुरू करती है सबको। देखते ही देखते मैसेंजर्स के थ्रू राजा पोरस तक ये पता लग जाता है उन्हें कि यहां से आक्रमण हो चुका है। राजा पोरस अभी सकते में है। राजा पोरस अभी भी देखते हैं कि अलेक्जेंडर तो मेरे सामने खड़ा हुआ है, फिर वहां से अटैक किसने कर दिया। राजा पोरस को कहानी समझ आ जाती है, रियल अलेक्जेंडर ये नहीं है, रियल अलेक्जेंडर वो है। और यहीं पर राजा पोरस अपने बेटे को लड़ने के लिए भेजते हैं। करीब 8 से 10 किलोमीटर आगे यहां पर बैटल होता है और यहां पर राजा पोरस का बेटा मारा जाता है। फाइनली अलेक्जेंडर की सेना बहुत तेजी से पहुंचती है यहां तक, और राजा पोरस की सेना तुरंत माउंट करती है नॉर्थ की तरफ। मतलब राजा पोरस को अपनी सेना घुमानी पड़ती है नॉर्थ की तरफ। इतना आसान नहीं होता था, वॉर एलिफेंट्स को घुमाना पड़ेगा, उन्हें दिशा दिखानी पड़ेगी। और जैसे ही यह सब हो रहा होता है, यह वाली आर्मी तुरंत नदी क्रॉस करती है। देखते ही देखते अलेक्जेंडर की सेना पोरस की सेना को घेर लेती है और फिर मचता है बवाल। 20,000 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं इस बैटल में। लेकिन अलेक्जेंडर पहली बार एक नजारा देख रहा होता है। अलेक्जेंडर अपनी आंखों से खड़ा देख रहा होता है कि हाथी पर बैठा हुआ एक ऐसा शासक जो ऊपर से तीर ऐसे बरसा रहा है कि नीचे उसके आसपास, मतलब एक एक मिनट में 10-10, 20-20 को मार रहा है। इतनी तेजी से तीर बरसा रहा है। और पहली बार अलेक्जेंडर यह नजारा देख रहा होता है कि जितनी तेजी से वो शासक तीर मार रहा है, उससे दुगना तेजी से उसका हाथी भाग रहा है लोगों को कुचलते हुए। किसी की छाती पे पैर पड़ रहा है तो खून का कुल्ला बाहर आ रहा है, किसी को सूंड में उठा के घुमा के दूर फेंक रहा है। अलेक्जेंडर की सेना के जो सैनिक थे वो तो बहुत दूर की बात है, उसकी सेना में जो घोड़े थे, उन घोड़ों को का भी नरसंहार राजा पोरस का हाथी कर रहा था। दुनिया में इससे पहले कभी उसने वॉर एलिफेंट से लड़ाई ही नहीं करी थी। अजीबो गरीब उसके सामने दृश्य उसे दिख रहा था। यह बैटल चलता है, 20,000 लोग मारे जाते हैं, लेकिन अलेक्जेंडर इंप्रेस हो रहा है बहुत राजा पोरस से। उसने कभी ऐसा लड़ता हुआ योद्धा नहीं देखा उसके आगे। अलेक्जेंडर का घोड़ा, जो कि उसका बहुत ही इंटेलिजेंट घोड़ा था, जिसके उस घोड़े के बेसिस पर वो आज से यहां तक लड़ता हुआ आया था, इसका नाम था बुचाफेलस। बुचाफेलस। अलेक्जेंडर का घोड़ा मारा जाता है, लेकिन उसके बाद भी अलेक्जेंडर इस बैटल को जीतता है, क्योंकि राजा पोरस के पास सेना ही कम थी, और सेना कम होने के साथ साथ राजा पोरस की सेना गिर चुकी थी। अलेक्जेंडर के पास जो लड़ाके थे वो दुनिया के बेस्ट वॉरियर्स थे।
राजा पोरस वॉज ऑल्सो द वन ऑफ द बेस्ट वॉरियर्स ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन राजा पोरस की सेना में जो जुनून था वो अलेक्जेंडर की सेना के आगे बहुत कम था। फाइनली राजा पोरस को घेर लिया जाता है और यह बैटल अलेक्जेंडर जीतता है। लेकिन आज की डेट में इस बैटल को लेकर बहुत विवाद रहता है। ग्रीक राइटर्स ने हमेशा यह लिखा हुआ है कि जो बैटल ऑफ हाइडस पास है वो अलेक्जेंडर ने जीता है। लेकिन आप देखोगे आज की डेट में हमारा जो देश है, हमारे भारत में इस चीज को लेकर काफी बातें होती है। लोगों का कहना है हमारे देश में कि ऐसा झूठ फैलाया गया है कि अलेक्जेंडर ने बैटल जीता था। अगर अलेक्जेंडर ने यह बैटल जीता होता तो फिर अलेक्जेंडर भारत से वापस क्यों लौट गया? भारत में यह आजकल तर्क दिया जा रहा है कि अलेक्जेंडर वापस क्यों लौट गया फिर, अगर वो सच में बैटल जीत गया था तो। अब इसके पीछे दो तरीके के फैक्ट्स हैं। जो भी ग्रीक राइटर्स हैं वो आपके सामने अपने फैक्ट रखते हैं, जबकि जो इंडियंस हैं, इंडियंस का कहना है कि फिर अलेक्जेंडर वापस क्यों लौट गया। इंडियंस के पास इसके आगे का तर्क नहीं है। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को समझते हैं। पहला पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इंडियंस का? वो ये कि अलेक्जेंडर वापस क्यों चला गया। अब देखिए, जो ग्रीक्स राइटर हैं उन्होंने इस बात को माना है और लिखा भी हुआ है कि अलेक्जेंडर का इस बैटल में जो घोड़ा था बुचाफेलस वो मर गया था। साथ में ग्रीक राइटर उसके पीछे की एक बहुत बड़ी वजह भी देते हैं कि अलेक्जेंडर वापस क्यों लौटा। ग्रीक राइटर्स ये लिखते हैं कि जब अलेक्जेंडर ने राजा पोरस को हराया और उसने बैटल ऑफ हाइडस पास जीता तो अलेक्जेंडर को पता लगा कि इस टाइम पर भारत का जो सबसे बड़ा साम्राज्य है वो यहां से शुरू होता है। और यह साम्राज्य आपको पता ही है, अभी हम लोग जिसकी बात कर रहे थे, नंद वंश। ग्रीक राइटर ये लिखते हैं कि अलेक्जेंडर को पता था कि उसके पास 45,000 की सेना है, जिसमें से कई हजार बैटल ऑफ हाइडस पास में मारे गए हैं। ऑलरेडी सेना कम हो गई है, जबकि नंद वंश के पास 2 लाख की सेना है। अलेक्जेंडर को पता है कि उसकी सेना थक चुकी है और इस थकी हुई सेना से और आधी, क्या आप सोचिए, 1/4 से भी कम सेना है इन कंपैरिजन टू नंद वंश। इस सेना के साथ वो कभी भी आगे भारत में कब्जा नहीं कर सकता है। यह कारण है कि वो लौट गया भारत से यहीं से वापस, जबकि इंडियंस के पास इसके आगे का तर्क नहीं है। ओवरऑल अगर हम देखें तो ग्रीक राइटर ने जो कुछ भी लिखा हुआ है वो बड़े कंसेप्चुअल बेसिस लिखा है, बहुत ही फैक्ट के साथ और हर एक चीज को मैच करके आंसर दिया हुआ है, जबकि इंडियंस के पास इस बात का, इसके आगे का कोई जवाब ही नहीं है। एक और बहुत बड़ा तथ्य सामने आता है जो कि इस बात को प्रूफ करता है कि हां, हो सकता है यह बैटल अलेक्जेंडर ने ही जीता हो। वो एक सबसे बड़ा फैक्ट यह है कि जब कोई राजा महाराजा जीतता था तो वो उसका गुणगान करता था, बहुत बहुत गुणगान करता था। और गुणगान कैसे करता था? अपनी चीजों को लिखवाता था, पत्थरों में लिखवाता था, जिनको हम लोग शिलालेख बोलते हैं, रॉक एडिक्ट बोलते हैं, जैसे सम्राट अशोक ने लिखवाया हुआ है। उसके आसपास के जो इतिहासकार थे वो अपने राजा का काफी बखान करते थे, बढ़ा चढ़ाकर। लेकिन भारत में इतना बड़ा युद्ध जीता गया, अगर राजा पोरस ने यह युद्ध जीता तो भारत के एक भी इतिहासकार ने उसको लिखा क्यों नहीं? हर एक इतिहासकार ने उसको अवॉइड क्यों कर दिया? ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर राजा पोरस ने बैटल जीत लिया हो और उसके बारे में कोई एविडेंस ही ना हो? कई लोगों ने इसके पीछे और भी कहानियां दे डाली हैं। वो सारी कहानियां और फैक्ट बकवास हैं। वो कहानियां क्या हैं? आप गूगल पे डालेंगे आपको ऐसी भी कहानियां मिलेगी। अलेक्जेंडर भारत आया और भारत में वो भारत के संतों से मिला और भारत के संतों से मिलकर उसका दिल पसीज गया। फैक्ट किधर है यहां पर? यहां पर सारा कुछ तो इमोशनल सेंटिमेंट्स हैं, बट ग्रीक राइटर जो कुछ भी लिख रहे हैं वो फैक्ट बेसिस पर लिख रहे हैं। उनका कहना है फिर इंडियन हिस्टोरियंस ने उसे प्रिंट क्यों नहीं किया? किसने रोका था उन्हें?
राजा पोरस की विक्ट्री कहीं पर भी प्रिंट क्यों नहीं है, जो कि लिटरली एक फैक्ट है। हां, लेकिन जो ग्रीक्स राइटर है वही ये भी लिखते हैं कि अलेक्जेंडर अपनी लाइफ में अगर पहली और आखिरी बार इंप्रेस हुआ था तो वो राजा पोरस से हुआ था। उसने राजा पोरस का राज्य भी पोरस को वापस कर दिया था, क्योंकि अलेक्जेंडर को यह पता लग गया था वो उसके आगे बढ़ नहीं सकता है। इसके आगे नन अंपायर शुरू होता है और वो नन अंपायर को लेने की स्थिति में नहीं है। इस वजह से उसने राजा पोरस, क्योंकि एक बहुत प्रतापी शासक थे, राजा पोरस के लड़ने के तरीके से, जिस तरीके के वो वॉरियर थे, उनसे बहुत इंप्रेस हो गया था और उसने राजा पोरस का राज वापस कर दिया। इवन अलेक्जेंडर ने वापस जाकर अपने सिक्के भी चलाए। अगले 4 साल में उसकी मृत्यु हो गई, वो एक अलग बात है। अलेक्जेंडर ने अटैक कब किया? 326 बिफोर क्राइस्ट में। ये जो बैटल है, बैटल ऑफ हाइडस पास, ये 326 बिफोर क्राइस्ट में हुआ और उसके 4 साल के बाद उसकी मृत्यु हो गई 322 में। लेकिन उसकी मृत्यु से पहले उसने एक सिक्के छपवाए थे और उस सिक्के में अलेक्जेंडर बना हुआ है और साथ में राजा पोरस बने हुए हैं हाथी पर सवार। अब यहां पर भी कंट्रोवर्सी हो जाती है। यहां पर कंट्रोवर्सी यह है कि जो यूनानी हिस्टोरियंस हैं वो बोलते हैं, ग्रीक हिस्टोरियंस, की अलेक्जेंडर बहुत इंप्रेस हुआ था जिसकी वजह से उसने वो सिक्के चलाए। अगर राजा पोरस से वो हारा होता तब तो वो उसे छिपाने की कोशिश करता ना। जो ग्रीक राइटर्स हैं उनका कहना है कि वो दिल का बहुत बड़ा था, वो जीता, इसी वजह से उसने राजा पोरस को भी सम्मान दिया। जबकि इंडियंस ये बोलते हैं कि वो हार गया था, तब उसने राजा पोरस वाले सिक्के चलाए, जिसमें खुद के साथ राजा पोरस को भी अंकित कराया। हालांकि उन सिक्कों में यह कहीं पर भी प्रिंट नहीं है कि अलेक्जेंडर जीता या पोरस जीते। तो इसके पीछे अपने अपने तथ्य हैं, अपने अपने कॉन्सेप्ट लोग लेकर आ रहे हैं। हालांकि डिबेट का विषय हमेशा रहेगा, लेकिन अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलें तो आपके लिए सेफ साइड आंसर यह होगा, अलेक्जेंडर ने इस बैटल को जीता। क्योंकि एग्जाम में इमोशन सेंटिमेंट्स नहीं चलेंगे, सिर्फ एविडेंसेस चलेंगे और एविडेंसेस ग्रीक राइटर्स ने दिए हैं, ना कि इंडियन हिस्टोरियन ने दिए हैं। अगर इंडियन हिस्टोरियंस लिख देते उसे तो जाहिर सी बात है फिर हम इंडियन हिस्टोरियंस के एविडेंसेस मानते। क्योंकि जब इंडियन हिस्टोरियंस ने कुछ लिखा ही नहीं है, अवॉइड कर दिया पूरे तरीके से। राजा पोरस की कहानी आप खुद सोचिए। राजा पोरस, मैं तो कह रहा हूं, इतने प्रतापी शासक थे, इतने बड़े वॉरियर थे, तो राजा पोरस को कहीं पर तो लिखना चाहिए था ना। यह गलती किसकी है? यह गलती हमारी है, हम ही ने नहीं लिखा अपने राजा के बारे में। देन ओवरऑल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है, बैटल ऑफ हाइडस पास वॉज वॉन बाई अलेक्जेंडर। राजा पोरस को हराया, राजा पोरस की टेरिटरी राजा पोरस को वापस कर दी। ओके हाँ, अब आपकी बात का जवाब, आप लोगों ने पूछा था सर रीजनिंग की क्लास कब से शुरू होगी। रीजनिंग की क्लास आपकी शुरू हो रही है। दूसरा, आप लोगों ने पूछा था सर इंग्लिश की लाइव क्लास कब से शुरू होगी। तो मैंने बात करी हुई थी, मुझे पता लग गया है, अमन सर अभी दूसरे बैच में लाइव क्लास ले रहे हैं, तो इस वजह से अभी आपकी रिकॉर्डेड चल रही है। जनवरी से आपकी इंग्लिश की अमन सर लाइव क्लास लेंगे। तो आप देख ही लो, दिसंबर में केवल 10-12 दिन बचे हुए हैं। जैसे ही आपका जनवरी लगेगा तुरंत आपकी इंग्लिश की भी लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, बाकी सिलेक्शन बैच 1 और 2 वाले जो स्टूडेंट हैं, ध्यान रखिएगा, मैं संडे को एक क्लास लगा रहा हूं गवर्नर जनरल एंड वायसराय की। तो संडे को सुबह में तैयार रहना, गवर्नर जनरल वायसराय मैं तैयार कराऊंगा एक्स्ट्रा क्लास लेकर। ठीक है, सॉर्टेड है यहां तक। कल आप लोगों ने देखा रिजल्ट आ गया है 2025 सीजीएल प्री का। बहुत सारे स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं। आप चैनल पे भी जाके देखेंगे, कमेंट कर रहे हैं बच्चे। तो अगली बार आपका नंबर होना चाहिए। बस फोकस्ड रहिए अपने कंटेंट के ऊपर, कंटेंट को लेकर बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। एक स्टूडेंट का पूछना है सर जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर क्या होते हैं। देखिए, जिस तरीके से बौद्ध धर्म में हम लोगों ने बात करी थी कि बौद्ध धर्म 3 हिस्सों में बट गया, एक महायान, दूसरा हेनायान और तीसरा वज्रयान।
हिनायान जो कि मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे, महायान जिन्होंने मूर्ति पूजा को माना, इनकी भाषा संस्कृत थी, और तीसरे वज्रयान जिन्होंने कहा कि हम जादू टोटके टोने इनसे मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। उसी तरीके से जैन धर्म भी आगे चलकर दो हिस्सों में बटा, एक जो कि श्वेतांबर कहलाए, दूसरे दिगंबर कहलाए। श्वेतांबर जिन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए, जिनका कहना था कि हम शरीर में केवल एक ही कपड़ा धारण करेंगे और वो भी श्वेत कपड़ा होगा। जबकि दूसरा वर्ग दिगंबर वर्ग कहलाया, जिन्होंने कहा दिग है, जिनका दिग है अंबर, मतलब जिन्होंने अंबर को, आसमान को ही चादर की तरह ओढ़ लिया। मतलब जिन्होंने कहा हम जिस तरीके से यहां पर जन्म लेकर आए थे हम वैसे ही रहेंगे, हम इस सांसारिक माया में नहीं फंसेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम कपड़े भी नहीं अपनाएंगे, हम नग्न अवस्था में आए थे और उस टाइम पर भी यही आसमान हमारी चादर था और हम नग्न अवस्था में ही रहेंगे, यही आसमान हमारी चादर है। वो दिगंबर कहलाए। ठीक है, हालांकि दोनों की टीचिंग्स में कोई अंतर नहीं है, बट बौद्ध धर्म में क्वेश्चन बनते हैं, इस वजह से वो फैक्ट मैंने आपके सामने तीनों रखे थे। हालांकि यहां पर बस इतना ही है, श्वेतांबर और दिगंबर का कॉन्सेप्ट, दोनों में टीचिंग्स में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही कोर महावीर स्वामी की टीचिंग्स के ऊपर चलते हैं। सर ये बैच जीडी के लिए सफिशिएंट रहेगा? अरे बहुत आराम से रहेगा। आप जीडी की बात कर रहे हैं, यहां पर सीजीएल को लेकर, स्टेट पीसीएस को लेकर मैं चल रहा हूं। ठीक है, अभी टेंशन ना लीजिए। जो न्यू स्टूडेंट हैं उन्हें लग रहा होगा सर स्टोरी तो आ नहीं रही है, स्टोरी आएगी, बस एंशिएंट डायनेस्टी हो जाने दीजिए। आप देख रहे हो डायनेस्टी चालू हुई तो थोड़ी थोड़ी स्टोरी भी चालू हो गई है। जैसे ही आप मिडवल पे आएंगे ना, फिर कोर स्टोरी चालू हो जाएगी। फिर तो आपको लगेगा कि जैसे थिएटर में क्लास चल रही है, आप मूवी देख रहे हो। एंशिएंट में एविडेंसेस बहुत कम है, इसी वजह से पढ़ना भी आसान होता है और जल्दी कवर हो जाता है। जी हां, अलेक्जेंडर बोल लीजिए, सिकंदर बोल लीजिए, बात एक ही है। जी हां, एनटीपीसी के लिए भी काफी है। आप इधर उधर सोचिए ही मत। जब मैंने आपको बोल दिया कि यह बैच सीजीएल के लिए है, इसका मतलब आपका आरआरबी एनटीपीसी भी इसमें कवर है। एनटीपीसी का लेवल तो बहुत कम है ना सीजीएल से, आपका स्टेट पीसीएस तक भी कवर है। इवन आपके राज्य के कोई भी पुलिस का एग्जाम हो, ट्रिपल एससी का एग्जाम हो, सब कुछ क्लियर है। आपका टीचिंग का एग्जाम हो, सब भी इसमें क्लियर है। जीएस का एक लेवल लेकर चला जाता है। जीएस के लिए बहुत अलग अलग आपको नहीं पढ़ना है। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तब आपको पता लगेगा। 2025 के ही क्वेश्चन उठा के देख लेना, यू विल रियलाइज कि यार स्टेनो में ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन पूछ दिया है स्टेटमेंट वाला, और जबकि सीजीएल में बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ दिया है। तो जीएस का लेवल एग्जामिनर इधर उधर कर ही देता है। आपको एमटीएस और सीएचएसएल में ज्यादा लेवल मिल जाए, क्या पता सीजीएल में आसान क्वेश्चन मिल जाए। ऐसा होता है, हर बार होता है किसी ना किसी शिफ्ट में। ओके, स्टैटिक जीके के बारे में जल्दी आपको इन्फॉर्म मैं कर दूंगा। कुछ बात चल रही है, कुछ प्लानिंग चल रही है। बाकी मेंस वाला कोई बच्चा तो है नहीं। जो भी आप में से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका मेंस के लिए क्वालिफाई हो गया, 1,30,418 कैंडिडेट्स को इन्होंने मेंस के लिए क्वालिफाई कराया है, और जनवरी 3rd वीक में आपका मेंस का एग्जाम होना है। मतलब ले देकर केवल 30 दिन बचे हुए हैं मेंस वालों के लिए। अब ऐसे में देखो वही हो जाता है, मैं पहले से बोलता चल रहा था कि मेंस की तैयारी करो, तैयारी करो, तैयारी करो, नहीं, अब केवल 30 दिन बचे हुए हैं। अब फायदा किसका होगा? जो मेंस बैच में पहले से हैं। आपको पता है कितने टाइम से वो मेंस का बैच पढ़ रहे हैं? 3 महीने होने को आ रहे हैं, 3 महीने। मेंस के बैच में पूरी उनकी हिस्ट्री खत्म हो चुकी है, पूरी ज्योग्राफी खत्म हो गई है, पूरी पॉलिटी खत्म हो गई है, और कल से मैंने इकोनॉमिक्स शुरू करी है, और वो इकोनॉमिक्स भी उनकी खत्म हो जाएगी 7 दिन के अंदर। फिर कंप्यूटर की बारी आएगी, और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस मिसलेनियस होगी। और अब वो वाला बच्चा कैसे उनको compete कर पाएगा जिसने आज ही सरप्राइज देखा, जिसको भरोसा ही नहीं हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे लिख के भेज रहे हैं, सर मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है मेरा क्लियर हो गया। मुझे लग रहा है भाई बिलीव नहीं हो रहा है तुम्हें कि तुम्हारा क्लियर हो गया, लेकिन अच्छी बात है तुम्हारा क्लियर हो गया, लेकिन अब मेंस क्लियर होगा या नहीं, ये उतना ही बड़ा सवाल है। तो आप ये गलती मत करना। 2026 के लिए आप तैयारी कर रहे हो,
जैसे ही आपका प्री हो तुरंत मेंस की तैयारी में लगना, अगर आपको थोड़ा भी लग रहा है तो। कट ऑफ वैसे भी इस बार कम गई है, 136 कट ऑफ है, आपको पता ही है। कहां 150 पार जा रही थी कितने टाइम से। सर सीडीएस के लिए ल्यूसेंट सीरीज डाल दीजिए। सीडीएस के लिए आपको किसी के लिए भी ल्यूसेंट सीरीज करनी हो, यूट्यूब पर तो पड़ी हुई है ना। जब आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं फ्री में तो वहीं से आप देख लीजिए, उसको यहां अपलोड कराने का क्या सेंस है भाई। सर जीएस बुक नहीं आती है आपकी? आती है, एक बार आप अमेजोन पे सर्च कर लीजिए, मिल जाएगा। जीएस बुक बाय वरुण अवस्थी मिल जाएगी। पहले रिव्यू देखिएगा उसके बाद लीजिएगा। अगर आपको अच्छी लग रही है बुक तो आप मंगा सकते हैं। स्टैटिक जीके की तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, स्टैटिक जीके जिसको भी समस्या लग रही है वो तो मंगा ही लो भाई। 81 टॉपिक कवर किए हुए हैं, सारे टेबल के फॉर्मेट में कवर किए हुए हैं, इसीलिए कि आप भूलो ना। आज की डेट में कोई भी ऐसी बुक ही नहीं है मार्केट में जिसमें स्टैटिक जीके टेबुलर फॉर्मेट में कवर हो और 81 टॉपिक कवर हो। आप देखोगे 50 60 या 70 टॉपिक लोग कवर कर रहे हैं। आप देख लेना, कोई भी किताब देख लेना, 81 टॉपिक नहीं कवर है। और तो और साथ में 2100 से ज्यादा क्वेश्चन भी है, 2100 से ज्यादा स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है उसमें। क्यूआर कोड जैसे ही आप स्कैन करोगे मिल जाएगा वो भी। और ऐसे ना मिले तो जाइएगा मेरे चैनल पे वरुण अवस्थी में, कोई भी शॉर्ट पे क्लिक करिए, वहां पर भी बुक का आ जाता है सीधे लिंक। चलिए नेक्स्ट क्लास में इसके आगे की कहानी की बात होगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोर अंपायर में एंटर कर जाएंगे, ठीक है। चलिए थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।